नमस्कार साथियों। आज हम आपके बीच में पूरे देश पर गहरा रहे गंभीर संकट, जिसने एक बार फिर आम भारतीय की जान पर कहीं ना कहीं खतरा खड़ा कर दिया है। कोरोना की वैक्सीनेशन पॉलिसी, ओमिक्रॉन वायरस और किसे वैक्सीन मिले, प्रधानमंत्री जी की कल की शेखी बघारने वाली घोषणा के बाद सच्चाई क्या है, उन पर प्रकाश डालने के लिए आपके बीच में उपस्थित हैं। सच्चाई यह है कि ओमिक्रॉन वायरस के जानलेवा खतरे को नजरअंदाज कर देशवासियों की जिंदगी को खतरे में डाल रही है मोदी सरकार। बातें बनाने और टेलीविजन पर आने से आपराधिक लापरवाही के जख्म नहीं भर पाएंगे। मेरी बात शुरू करते हुए मैं ये जरूर कहूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के डॉक्टर साहिबान, नर्सेज, पैरामेडिक्स, हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स, हम उनके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर इस देश के लोगों की वैक्सीनेशन में अग्रणी योगदान दिया। वो साधुवाद के पात्र हैं। पर मोदी सरकार क्या कर रही है? दिशाहीन नेतृत्व, बिना नियंत्रण वाली सरकार, दृष्टि और सोच की भयंकर कमी, केवल हेडलाइन मैनेजमेंट, स्टंटबाजी और इवेंटबाजी, यहां तक मोदी सरकार सीमित हो गई है। मोदी सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट हैज फेल्ड इंडिया। याद करिए, कोरोना की पहली और दूसरी लहर में मोदी सरकार ने हमारे प्रवासी मजदूरों को किस प्रकार से पलायन और कई बार मौत की घाट, मौत का फंदा चूमने पर मजबूर किया। मोदी सरकार ने देश के गरीब को, जिसकी जेब में पैसा डालने से इनकार कर दिया राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के कहने के बाद, किस दोराहे पर ला खड़ा किया। मोदी सरकार ने लघु और छोटे उद्योगों को विनाश के रास्ते पर धक्का दे दिया। मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को गर्त के अंदर झोंक दिया। और मोदी सरकार की आपराधिक लापरवाही से ये सब निष्पक्ष एजेंसियां कहती हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में 40 लाख के करीब भारतीय जो हैं वो मौत के शिकार हुए। यह इसलिए हुआ कि मोदी सरकार हर बार जिम्मेवारी से पीछा छुड़वाने, कोरोना टीकाकरण को लेकर बार बार नीतियां बदलने, कोरोना की रोकथाम के बजाय खुद के महिमा मंडन और रैलियों और चुनावी गोटियों को प्राथमिकता देने, प्रांतों पर दोषमढ़ जिम्मेवारी से पीछा छुड़वाने, इस प्रकार की आपराधिक लापरवाहियों से देश के लोगों की जान से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने खिलवाड़ किया है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आहट से ठीक पहले एक बार फिर मोदी सरकार देशवासियों की जान जोखिम में डालने चली है। मैं फिर दोहराता हूं, कोरोना की तीसरी आहट की दस्तक से ठीक पहले मोदी सरकार एक बार फिर देशवासियों की जान खतरे में डाल रही है। और साथियों, आज जवाबदेही मांगने का समय है और इस देश के 140 करोड़ लोगों की ओर से हम 6 बिंदुओं पर सरकार का स्पष्टीकरण और प्रधानमंत्री से जवाब मांगते हैं। नंबर 1, देश के 47 करोड़ 95 लाख 18 साल और उससे बड़े वयस्कों को, एडल्ट्स को 59.40 करोड़ वैक्सीन कब लगेगी?
ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, मैं आपको इसकी डिटेल्स दे रहा हूं। सरकार के मुताबिक 18 साल से अधिक की एडल्ट पॉपुलेशन देश में 94 करोड़ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका वो शपथ पत्र है जो उन्होंने 22 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट में दिया था। ये वो है, और मैं इसकी प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि हम 31 दिसंबर 2021 तक देश के 94 करोड़ 18 साल से अधिक आयु के लोगों को हम दोनों डोज लगा देंगे। और ये जो उन्होंने कहा है साथियों, मैं आप पढ़ लीजिएगा, पैरा 38 और 39 में कहा है उन्होंने। ये पेज 22 और 23 पे आपको मिलेंगे। मैं उसकी ये इस प्रकार से उन्होंने बाकायदा कंपनी वाइज डेटा भी दिया था और कहा कि 31 दिसंबर तक सबको लग जाएगा। इसका मतलब 31 दिसंबर तक 94 करोड़ लोगों को 2 डोज के हिसाब से 198 करोड़ डोज लगने। 5 ही दिन बचे हैं अब तो। पर मोदी सरकार ने कल यानी 25 दिसंबर को एक डेटा जारी किया, मैं आपको रिलीज कर रहा हूं। पीआईबी का प्रेस रिलीज है, हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे लगा है, पीआईबी पे लगा है, हमने वहीं से लिया है, कोई नया कागज नहीं। ये कल उन्होंने जारी किया है। इससे 4 बातें निकल कर आती हैं। पहली बात, 36 करोड़ 50 लाख लोगों को जो 18 साल की आयु से बड़े हैं, उन्हें मोदी सरकार ने अभी तक कोरोना का वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगाया। 36.5 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज अभी नहीं लगा है। यह देश की एडल्ट पॉपुलेशन का 35% है। दूसरा तथ्य, 18 साल से अधिक के एडल्ट पॉपुलेशन में 11 करोड़ 45 लाख लोगों को दोनों डोज ही नहीं लगे। कल प्रधानमंत्री जी ने तो बड़ी बड़ी बातें कह दी, पर ये उनके आंकड़े, 11 करोड़ 45 लाख लोगों को दोनों डोज ही नहीं लगे। इसी में ये इस फिगर में शामिल हैं जो हमारे हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनमें से 22,71,000 लोगों को दूसरा डोज नहीं लगा। यानी अभी भी 36.5 करोड़ जिन्हें 1 डोज लगना है, सेकेंड डोज, 11 करोड़ 45 लाख जिन्हें 2 डोज लगने हैं, ये कुल डोज बनते हैं 59.40 करोड़ या लगभग 60 करोड़ डोज। 60 करोड़ कोरोना वैक्सीन के डोज एडल्ट पॉपुलेशन को लगने अभी बाकी हैं। यह मैं नहीं कह रहा, यह मोदी जी के कल के आंकड़े बताते हैं। पर साथियों, यह 60 करोड़ वैक्सीन डोज तो उपलब्ध ही नहीं है, लगाएंगे कहां से? यह भी मैं नहीं कह रहा, यह भी मोदी सरकार ने हमें बताया। यह भी उन्होंने कल अपलोड किया है 25 दिसंबर को। यह मैं भेज रहा हूं आपको। इसके मुताबिक, और यह देखिए हेडलाइन में यहां लिखा है कि 17.74 करोड़ डोजेस ही उपलब्ध हैं। यह मैं नहीं कह रहा, यह मोदी सरकार का आंकड़ा है। 18 करोड़ मान लीजिए, चाहिए 60 करोड़, हैं 18 करोड़। तो भैया वो बाकी के जो बचे 41.5 करोड़ डोज वैक्सीन के, वो कब आएंगे, कहां से आएंगे और कब उपलब्ध करवाएंगे? वैसे भी अगर आप दुनिया की औसत देखें तो सेकंड डोज लगाने में आज 26 दिसंबर 2021 को भी भारत 19वें पायदान पर है। 21 तारीख को जब 100 करोड़ हुए थे तब भी याद करिए, मैंने बताया था, तब भी हम 19वें नंबर पे थे, आज भी वहीं हैं।
पर मोदी जी ने कल शाम को और आज सुबह ना कोई इसका रास्ता बताया, ना नीति, ना दृष्टि। दूसरा पहलू, कल नई घोषणा कर दी और उसमें यह कहा कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, यानी फ्रंटलाइन वर्कर्स, दूसरे हमारे साथी और 60 साल से जो बड़े हैं, इनको बूस्टर डोज लगेगा। और जो 15 साल से 18 साल के हमारे नौजवान हैं, उनको अब नए सिरे से डोज लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले 18 साल से हमारी मांग रही है, पर मोदी जी ने यह स्वीकार नहीं की थी। अब इनकी संख्या देख लीजिए क्या है। देश में यह ताजा डेटा यह कहता है कि देश में 1.89 करोड़, 1,79,00,000 कोरोना वॉरियर्स हैं। देश में एनएसओ की ताजी रिपोर्ट यह बताती है कि 60 साल से ज्यादा की उम्र के 13,80,00,000 बुजुर्ग हैं। यह मैं नहीं कह रहा, एनएसओ की रिपोर्ट बता रही है ताजा। और एक अनुमान के मुताबिक, क्योंकि यह सेग्रीगेटेड डेटा अवेलेबल नहीं है कहीं भी, 15 साल से 18 साल के 10 करोड़ युवा हैं। तो इनकी कुल संख्या साथियों बन जाती है 25,70,00,000। तो इन 25,70,00,000 के लिए कल मोदी जी ने घोषणा कर दी। इनको जो वैक्सीन लगने हैं कुल, वो हैं 35,70,00,000। वो कैसे? 1,79,00,000 कोरोना वॉरियर्स को एक डोज बूस्टर शॉट लगेगा। एम आई राइट? जो हमारे बुजुर्गवार हैं, आई एम प्रिज्यूमिंग कि वो सब वैक्सीनेट हो गए, हालांकि नहीं हुए, पर एक बार मान लीजिए 13,80,00,000 बुजुर्गों को भी एक डोज लगेगा। तो 1.89 प्लस 13.80 करोड़। और जो 10 करोड़ युवा हैं, उन्हें 2 डोज लगेंगे, यानी 20 करोड़ डोज। तो ये 25,70,00,000 लोगों को 35,70,00,000 वैक्सीन डोज लगने। तो देश में अब कितने वैक्सीन की आवश्यकता होगी? 18 साल से जो ऊपर है, मैंने उनका डेटा आपको दिया है, जो उनको अभी वैक्सीन लगने हैं, वो अभी बचे हुए हैं, वो हैं 59.5 करोड़ या 59,40,00,000। और इनको लगने हैं 35.70 करोड़। तो हमें कुल वैक्सीन जो चाहिए इमीडिएटली आज, वो 95,10,00,000 वैक्सीन चाहिए मोदी जी के मुताबिक। और औसत जो है, पिछली बार जब इन्होंने 100 करोड़ के बाद भाषण दिया था, और आज तक की औसत 64 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लग रहे हैं, 64 लाख। तो अगर ये औसत भी लगाएं तो लगभग 149 दिन चाहिए। और पर भैया, ओमिक्रॉन वायरस तो हमारे दरवाजे पर खड़ा है, और आपके पास वैक्सीन कहां है? आप तो कह रहे हो मेरे पास तो 17.5 करोड़, 17.5 करोड़ वैक्सीन है। मैं ये कह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं उसके मुताबिक आपको 95,10,00,000 वैक्सीन आज चाहिए दोस्तों। तो मोदी जी ये तो बता दीजिए देश को, घोषणा तो कर दी, वाहवाही भी खूब लूट ली। वाहवाही तो तुगलक ने भी लूट ली थी जब उन्होंने राजधानी बदल दी थी। पर ये वैक्सीन है कहां और कब तक उपलब्ध होंगे? क्योंकि वैक्सीन ये तो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तीसरा पहलू, वैक्सीन कहां से आते हैं? लेट अस सी दैट ऑल्सो। उसका भी डेटा मोदी जी ने रिलीज किया, हमारा कुछ नहीं। वैक्सीन बनाने वाली 2 बड़ी कंपनियां इस समय हिंदुस्तान में हैं अप्रूव्ड। एक सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड, एक भारत बायोटेक का कोवैक्सीन। मोदी जी ने संसद को बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड जो है वो 1 महीने में 11 करोड़ डोज बनाता है। ये हमने नहीं बताया, उन्होंने बताया। मैं आपको पार्लियामेंट का जवाब भेज रहा हूं। दिस इज दैट पार्लियामेंट क्वेश्चन। उन्होंने लिखकर बताया कि भैया वो 11 करोड़ डोज हर महीने बनाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत बायोटेक, जब ये जवाब आया उस समय तो बोले कि 2.5 करोड़ बनाता है, पर दिसंबर तक वो 5,80,00,000 बनाने लगेगा। तो आप 5,80,00,000 मान लीजिए बनाने लगे हो या ना।
तो आप एक महीने में हिंदुस्तान 16 करोड़ 80 लाख वैक्सीन डोज बनाता है। हमें चाहिए 95 करोड़ 10 लाख। और वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव में आपने 10 करोड़ 15 लाख विदेशों में भी भेज दिए आज तक। ये कल का डेटा है, ये रहा, ये मैंने MEA की वेबसाइट से निकाला है, आपको मैं भेज रहा हूं। तो आप बाहर भी भेजे जा रहे हैं। आपको 95 करोड़ चाहिए, आपके पास अभी 18 करोड़ हैं। आप एक महीने में 16 करोड़ 80 लाख से ज्यादा बना ही नहीं सकते। विदेश से अभी वैक्सीन आ नहीं रहे, जिनकी उम्मीद थी, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट को कहा था। तो हमारे लोगों को, जिनकी बारे में कल रात को आप घोषणा कर चुके हैं, बुजुर्गों को, 60 साल से बड़े लोगों को, कोरोना वॉरियर्स को, 15 साल से 18 साल के युवाओं को, और जो 18 साल से बड़े जिनको अभी वैक्सीन नहीं लगा, उन्हें कब दोगे, कैसे दोगे और कहां से लाओगे मोदी जी? 3 बातों का जवाब देश मांगता है। और चौथा पहलू और ज्यादा मैं रुचिकर नहीं कहूंगा, भयानक है। 15 साल से कम के आयु के बच्चों और युवाओं को वैक्सीन लगाने बारे मोदी सरकार की कोई नीति क्यों नहीं है? साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हम सब साथियों ने कुछ एक्सपर्ट्स के साथ पूरी दुनिया की वैक्सीन पॉलिसीज देखी। पूरी दुनिया में 3 साल से 18 साल के बच्चों और युवाओं को वैक्सीन लग रहा है। पहली बात, मिडल ईस्ट कंट्रीज और चाइना में 3 साल ऑनवर्ड्स, 3 साल और 3 साल से बड़े बच्चों और युवाओं को लग रहा है। अमेरिका में 5 साल से 18 साल तक के सब बच्चों युवाओं को लग रहा है। और वहां तो कवरेज भी मुझे बताया कि 30-35% हो गई है। यूरोप में, यहां तक कि अफ्रीका के देशों में, जो हमसे भी कई देश कम डेवलप्ड हैं, वहां भी 12 साल और 12 साल से बड़े सब युवाओं को वैक्सीन लग रहा है। तो हमारे देश में फिर 15 साल से 18 साल क्यों? और अब मोदी जी ने कल अपने ही एफिडेविट को जो सुप्रीम कोर्ट में दिया था, उसे खारिज कर दिया। ये उन्होंने वो एफिडेविट दिया है, ये दिया था साहब 22 जून 2021 को। ये इसके 2 पैराज हैं, मैं आपकी उनकी 4-4 लाइन पढ़ देता हूं। उसमें उन्होंने कह रखा है कि ड्रग रेगुलेटर ने तो 12 साल एंड अबव के वैक्सीन को, एक नहीं 2-2 वैक्सीन बस अप्रूव हो गए, हम लगा देंगे। तो क्या मोदी जी के शपथ पत्र की कोई कीमत नहीं है? वो अपने शपथ पत्र को कूड़ेदान में फेंक देते हैं फाड़कर। I'll read it for you, para 42 and 43. It is humbly submitted that on 12th of May 2021, the Drugs Controller Journal of India has permitted Bharat Biotech to conduct clinical trials on the healthy volunteers between 2 years and 18 years of age for its vaccine, that is Covaxin, and the enrollment process for this trial has also begun. और दूसरा फिर आगे कहते हैं, it is submitted that Zydus Cadila, which is developing DNA vaccine, has concluded its clinical trial, for between the age group of 12 to 18 years of age, and subject to the statutory permissions, the same may be available. मोदी जी, ये आपने 22 जून 2021 को कहा कि कोवैक्सीन 2 साल से ऊपर के बच्चों को क्लिनिकल ट्रायल, यानी आज से 6 महीने पहले है और लगना शुरू हो जाएगा। और जाइडस कैडिला का वैक्सीन तो अब तैयार है, बस हमें कानूनी इजाजत देनी। पर कल रात को मोदी जी ने कह दिया कि वही 15 साल से हम तो नीचे लगाएंगे नहीं। क्यों दोस्तों? क्या यह सही नहीं कि हमारे देश में स्कूल जाने वाले, नर्सरी पहली कक्षा से लेकर और 8वीं 9वीं कक्षा तक स्कूल जाने वाले करोड़ों करोड़ों बच्चों, युवाओं, उनके माता पिता, उनके दादा दादी, उनके काका ताऊ, जब वो वापस जाएंगे
वो सब अब ओमिक्रॉन वायरस से ग्रस्त होने के पॉसिबल केसेस हैं। हाउ शुड वी सेंड आवर चिल्ड्रन टू स्कूल? हाउ? मोदी जी, टेल अस। Why have you not formed a policy? आपकी नीति क्यों नहीं है 15 साल से कम के युवाओं के लिए? और वो भी तब जब आपने सुप्रीम कोर्ट को 22 जून को शपथ पत्र देकर कहा कि हां, हम 12 साल से ऊपर तो अभी लगा सकते हैं और 2 साल से ऊपर लगाने के लिए हमारी क्लिनिकल ट्रायल चालू है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी झूठ बोल दिया और देश को भी। और साथियों, आखिरी 5वीं बात, कोरोना की दूसरी लहर में मोदी सरकार की आपराधिक लापरवाही से मरने वालों की ना आज तक संख्या मिली, ना उन्हें मुआवजा मिला। याद करिए, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, जहां पर इस समय हमारे फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम और 2 उनके और साथियों ने एक रिपोर्ट पेश की देश को, बाकायदा स्टैटिस्टिक्स के आधार पर, जिसमें उन्होंने बताया कि जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच 30 लाख से 47 लाख के बीच में भारतीयों की कोरोना की दूसरी लहर में मौत हो गई। गंगा मैया लाशों से अटी पड़ी रही। शमशान घाटों में लाश जलाने की लाइन नहीं टूटी। पार्किंग के अंदर और सड़कों पर लोगों को लाशें जलानी पड़ी। अधिकतर समय परिवारजन अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। हिंदू संस्कृति में मोदी जी बार बार कहते हैं सबसे बड़ा अधिकार अंतिम संस्कार का है, वो भी छीन लिया आपने हिंदुस्तानियों से। और फिर डिजास्टर जो मैनेजमेंट एक्ट है उसमें से कहा इसमें इनको मुआवजा दिया ही नहीं जा सकता, संशोधन कर लिया। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2021 को आइडेंटिफाई करके मुआवजा देने का हुक्म किया। पर कल मोदी जी ने नहीं बताया कि कितने लोगों मरे और कितने लोगों को मुआवजा दिया। क्यों मोदी जी? यह अन्याय और अत्याचार क्यों? और छठा और आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो है कि ओमिक्रॉन वायरस से कोरोना की तीसरी लहर के चारों ओर मंडराते खतरा जो है, उससे मोदी सरकार पूरी तरह उदासीन है, अन्यभिज्ञ है और आपराधिक लापरवाही की शिकार है। आदरणीय साथियों, अब ओमिक्रॉन वायरस के बारे में जो वैज्ञानिकों ने बताया है, 5 तथ्य बड़े साफ हैं। नंबर 1, ओमिक्रॉन वायरस पूरी दुनिया में भयंकर तेजी से फैल रहा है। नंबर 2, ओमिक्रॉन वायरस का मल्टीप्लायर रेट डेल्टा या दूसरे वेरिएंट से ज्यादा है, यह 1.5 से 3 दिन में डबल हो जाता है। नंबर 3, कल ही नेचर जो जर्नल है उसमें बाकायदा रिसर्च के आधार पर रिपोर्ट आई है कि ओमिक्रॉन वायरस एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में बनी है या वो थेरेपी है, उससे बच निकलता है। चौथा, ओमिक्रॉन वायरस बार बार अपनी शक्ल यानी प्रोटीन स्पाइक बार बार बदलता रहता है। यहां तक कि दोनों वैक्सीन डोज जिन्हें लगे हैं वो भी ओमिक्रॉन वायरस से ग्रस्त हो रहे हैं। पर मोदी सरकार के पास यह चौंकाने वाली बात है और यह भी उन्होंने लिखकर बताया है कि ना उन्हें ओमिक्रॉन वायरस की कोई जानकारी, ना उनको कोई जीनोम सीक्वेंसिंग का आइडिया, ना उन्हें यह पता कि ओमिक्रॉन वायरस पर वैक्सीन असर भी करता है या नहीं। क्या कोई सरकार इतनी अन्यभिज्ञ और आपराधिक लापरवाही की शिकार हो सकती है? यह मैं नहीं कह रहा, यह 17 दिसंबर को पार्लियामेंट में जवाब दिया है। मैं इसकी प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। पार्लियामेंट में कहते हैं, मैं आपको 2 लाइन पढ़कर सुनाना चाहूंगा, आप चौंक जाएंगे। There are limited available data and no peer-reviewed evidence
on vaccine efficacy or effectiveness to date for Omicron. मोदी सरकार कहती है हमें नहीं पता वैक्सीन असर करेगा ओमिक्रॉन वायरस के खिलाफ या नहीं, ना हमारे पास कोई डेटा है ना जानकारी है। तो भैया कौन बताएगा, किसके पास जाएं हम? इस देश के 140 करोड़ लोगों को मोदी जी क्या भगवान भरोसे छोड़ दिया आपने? मोदी जी ने ओमिक्रॉन वायरस के खतरे से निपटने के लिए कोई तैयारी तो नहीं की। हां, उत्तर प्रदेश में शादी में 200 लोगों के इकट्ठा होने पर बैन जरूर लगा दिया, पर खुद की हजारों और लाखों की रैली अभी भी चल रही हैं। पहली कोरोना की लहर आई तो मोदी जी ने नमस्ते ट्रंप करके देश की जान खतरे में डाली। दूसरी कोरोना लहर आई तो जन आशीर्वाद यात्रा और बंगाल में रैलियां कर किसी पर ध्यान नहीं दिया, वैज्ञानिक पर, लोगों की जान खतरे में डाली। और अब फिर अपने राजनीतिक गोटियां फिट करने के चक्कर में आप शादी में तो 200 आदमी नहीं इकट्ठे कर सकते, पर मोदी जी की रैली में आप सरकारी पैसे से बसें जुटाकर 2 लाख इकट्ठे कर सकते हैं। यह अब इस देश का कोरोना वायरस से लड़ने का तरीका और मापदंड हो गया है साथियों, क्योंकि ना इस सरकार को जानकारी है, ना समझ है, और ये अन्य विज्ञता और आपराधिक लापरवाही की शिकार हैं। तो वक्त की मांग है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राजधर्म निभाएं, स्पष्ट वैक्सीन नीति अपनाएं, 5 से 15 साल के युवाओं को वैक्सीन उपलब्ध करवाएं और ओमिक्रॉन वायरस के खतरे से बचने के लिए देश को रास्ता सूझाएं। Before I take questions, I'd like to say very briefly in English for our friends from the English media. Modi government has failed India. Modi ji failed the migrant workers during the first and second corona wave. Modi ji failed India's poor during the first and second corona wave when he refused to put a single pie in the hands of India's poor, when the whole world was doing it. Modi ji failed the small and medium businesses when he virtually let them to fend for themselves, and large number of them have shut down, leading to 14 crore job losses. Modi ji failed the economy, which is in doldrums, and inflationary pressure is being felt by the common Indian. And Modi ji's gross mismanagement of corona led to death of nearly 40 lakh Indians, as various surveys suggest. The tepid response to Omicron virus, bordering on directionless drift, is even more alarming now. The entire policy paralysis of Modi government in dealing with coronavirus, including Omicron, is marred by failure of leadership, rudderless response, and planless preparation. The only solution he has, the Prime Minister and his government, is escape responsibility, have a completely confused and repeated changes in vaccination policy, as he has done multiple times over, preoccupation with self-promotion by putting pictures on vaccination certificates and holding public rallies, accusing and shifting the burden, pass the buck on to the states, and shoulder zero responsibility. Do not be seen in the midst of the pandemic, act as if you don't exist, and reappear to claim credit. That's the long and short of the policy of this government. And despite the lofty announcements and accolades that Prime Minister was trying to earn yesterday, the harsh reality is otherwise.
And the harsh reality in one line, if I was to say, the first harsh reality is that 47 crore 95 lakh adults above 18 years of age are yet to be administered 59 crore 40 lakh vaccine doses. The second harsh reality is, where are the vaccine doses? For as per Modi government, they have currently availability of 17 crore 74 lakh vaccines only. While for above 18 years, they need 59.40 crore. Thirdly, the yesterday's announcement would mean that 25.69 crore people, either booster or double dose, will now be entitled to 35.70 crore vaccine doses more. The total of these two comes to 95 crore 10 lakh vaccine doses. But where is the vaccine? Thirdly, India's entire production capacity for vaccines is 16 crore 80 lakh per month of Serum Institute and Bharat Biotech, Covishield and Covaxin, out of which you are exporting vaccines also. You have already exported over 10 crore vaccines. So how, by when and by which date will all these Indians be administered the vaccine is the simple question to the Prime Minister. Why is it that India has no policy on administering vaccination to children between 5 to 15 years? This is despite the fact that on 22nd June 2021, Modi government filed an affidavit saying that the vaccine would now be available from 12 to 18 year olds, and from 2 years to 18 years old, the vaccine was in clinical trial. The world over, the entire world is vaccinating children above 3 years or definitely above 5 years. Positively above 12 years, even underdeveloped countries are doing so. Is it not putting our children, school-going children, examination-giving children, at the risk of catching the new Omicron virus and then passing it on to the parents and to the elders in the family? Why is government absolutely mum? And why is it that till date India does not know as to how many people died on account of Modi-made disaster and mismanagement during coronavirus second wave? And why has no compensation been not given to them despite a Supreme Court judgment? And lastly, why is Modi government, as Omicron virus is knocking at our doorsteps? The past experience shows once the virus has taken root towards US and UK, it hits us within 65 days. And within 80 days, it is at its peak. Then why is it that government is oblivious and ignorant, bordering on criminal negligence to the threat of the Omicron virus? We know that it doubles between 1.5 to 3 days. We know that it escapes even existing antibodies in the body. We know that it changes protein spikes multiple times. We also know that it is the fastest communicable. We also know that it will lead to large-scale massive hospitalization. We also know that it is not necessarily effective even against the 2 doses of vaccination. Yet Modi government tells the parliament on 17 December, oh, we have no knowledge, we have no data, and we don't even know which vaccine works on Omicron.
Should the people of India be left to fend for themselves? And Prime Minister Modi has no responsibility? Is that the Raj Dharma that Prime Minister and Modi government is implementing is the question. Any questions you're welcome to ask. आदरणीय साथी, जी जी जरूर। आदरणीय साथी, सबसे पहले तो आप दोनों को सवाल के लिए साधुवाद। सवाल का जवाब बड़ा सीधा है। सत्ता में कौन है? भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी। उत्तर प्रदेश में कौन सत्तासीन है? भारतीय जनता पार्टी। साइंटिफिक डेटा किसके पास अवेलेबल है? मोदी सरकार के पास। ओमिक्रॉन के खतरे के बारे में जमीनी जानकारी शायद किसको उपलब्ध हो सकती है? सरकार को। प्रतिबंध लगाने का दायित्व, अधिकार कानून और संविधान में किसको दिया गया है? सरकार को। रैली बंद करना या रैली चलाने का ऑर्डर निकालने का अख्तियार किसको है? सरकार को। तो कांग्रेस निर्णय कैसे करेगी? या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या लेफ्ट पार्टीज निर्णय कैसे करेंगी? यह निर्णय करना है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को। सारे तथ्यों की जानकारी लेकर हमारा काम है एक जागरूक नागरिक के तौर पर देश को और सरकार को जगाना, जैसा राहुल गांधी जी कोरोना की पहली लहर से लगातार करते आए हैं। ये तथ्य हैं जो इस समय जग जाहिर हैं। इनके आधार पर सरकार को निर्णय लेना है। जो निर्णय मोदी जी की सरकार लेगी, भाजपा सरकार लेगी, जनता के हक में कांग्रेस पार्टी उसकी अनुपालना करेगी। आदरणीय मित्र, हर व्यक्ति को जिम्मेवारी लेनी होगी। बंगाल में जब राहुल गांधी जी ने अपना मन महसूस कर राजनीतिक नुकसान उठाकर यह निर्णय किया, हमें राजनीतिक बहुत नुकसान हुआ उसका। हमको उसका राजनीतिक कीमत आज भी अदा करनी पड़ती है। तो हमने तो वो कीमत अदा कर दी, पर ना बंगाल की सरकार ने और ना देश की सरकार ने उसके बारे में कोई चिंतन किया। तो मैं आपके माध्यम से विनम्रता से देशवासियों को भी और राजनीतिक दलों को कहूंगा कि प्रतिबंध एक व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर प्रतिबंध और मोदी जी को छूट कि सरकारी रुपया इस्तेमाल करें, सरकारी बसें लगाएं, सरकारी करोड़ों रुपया फूंकें और वो रैली करें और प्रियंका गांधी पर पाबंदी हो। यह नहीं हो सकता। यह दोहरा मापदंड है। लोगों की जान और माल की रक्षा करना हम सबका दायित्व है, कर्तव्य है। और मैं फिर कह रहा हूं, जो सरकार निर्णय करेगी जनहित में, कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी होगी। प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, हम उसकी अनुपालना करेंगे। गो टू आदरणीय साथी, प्रियंका गांधी जी अगर लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़कियों महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए
अगर दौड़ करवाएं तो उस पर तो पाबंदी लिखित तौर से हमने स्वीकार कर लिया, पर मैं एक और पत्र आपको भेज रहा हूं। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, आप प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में, और मैं आपको ये रिलीज कर देता हूं, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आप 25,000 खिलाड़ियों को बुला रहे हैं यूपी में। तो प्रियंका गांधी के लिए एक मापदंड और मोदी जी के लिए 25,000 स्पोर्ट्स पर्सन इकट्ठे करने का एक दूसरा मापदंड। आप जो पूछ रहे थे यही जवाब है। एक राजनीतिक व्यक्ति और एक राजनीतिक दल तो नुकसान उठाने को तैयार हैं जनहित में, पर माफ कीजिए, सरकार की जवाबदेही और जिम्मेवारी क्या है, ये करते हैं प्रदेश के प्रधानमंत्री। अगर कानून को इस प्रकार से पांव के नीचे कुचलेंगे तो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के लिए एक मापदंड, और यह है प्रधानमंत्री के लिए 25,000 लोग सरकार के पैसे से, सरकार के खर्चे से सरकारी आयोजन किया जा रहा है, यह दूसरा मापदंड। तो लोग खुद समझ सकते हैं कि यह सरकार आपकी जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है। नीरज जी, सॉरी, कैन आई गो टू हिम एंड देन आई कम। आदरणीय मित्र, मैं इस सवाल का जवाब दे चुका, पर मैं फिर कहूंगा, एक नागरिक के तौर पर मैं चिंतित हूं इस देश के हर उस बच्चे के लिए और युवा के लिए जो स्कूल जाता है। अगर उसे ओमिक्रॉन कोरोना का वायरस हो गया, कौन जिम्मेवार होगा? क्या मोदी जी जिम्मेवारी लेंगे? क्या देश के स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेवारी लेंगे? और अगर उससे, बच्चे से वो वायरस दादा या दादी को लग गया जिन्हें कोमोर्बिडिटीज हो सकती हैं, या मां या पिता को लग गया, कौन जिम्मेवारी लेगा? मैं चिंतित हूं जब मोदी जी सरकार का पैसा फूंककर, सरकार का पैसा खर्च करके, बसें इकट्ठी करवा के, साधन लगवा कर, आपके और मेरे टैक्स पेयर का जो पैसा है वो लाखों की भीड़ इकट्ठी करते हैं। आप शादी तो कर नहीं सकते, उसमें तो 150-200 लोगों की पाबंदी है, पर मोदी जी की रैली में 1 लाख लोगों की भी कोई पाबंदी नहीं। प्रियंका गांधी जी अगर बच्चियों की दौड़ करवाएंगे, उनके सशक्तिकरण की, उन पे पाबंदी है, पर मोदी जी सरकार के खर्चे पे अगर 25,000 स्पोर्ट्स पर्सन को इकट्ठा करेंगे तो वो जायज है। ये वो लोग हैं जिनको आपने सत्ता सौंपी थी, जिनको ना ये मालूम वैक्सीनेशन की नीति क्या होनी चाहिए, जो 15 बार वैक्सीनेशन पॉलिसी बदल चुके, उसकी प्राइसिंग बदल चुके, जिनको आज भी ना दृष्टि है, ना सोच है, ना देश की चिंता है। हमें देश की चिंता है, और इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से आज अपील करते हैं कि सरकार को, जिनके पास पूरा डेटा है, उनको उसका अध्ययन करके जरूरी हिदायत जारी करनी चाहिए, जो भी जनहित में हो। देखिए, मोदी जी की आदत है हर चीज को धर्म के आधार पर तोड़ना मरोड़ना। आप याद करिए, प्रधानमंत्री जी स्वयं और उनके लोग किस प्रकार की गंदी शब्दावली का इस्तेमाल करते रहे हैं कांग्रेस अध्यक्षा जी के बारे में, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी के बारे में, कल परसों एक समाजवादी पार्टी की सम्मानित सांसद जया बच्चन जी के बारे में। आए दिन इस देश में किसी ना किसी भद्दी शब्दावली का शिकार होना पड़ता है विपक्ष के लोगों को। पर जब मैंने तुगलकी फरमान कहा तो वो एक ऐतिहासिक उदाहरण है कि दिल्ली की सल्तनत पर बैठे लोग अपनी हठधर्मिता और जिद से देश की अर्थव्यवस्था और लोगों को कैसे खतरे में डालते हैं, ये मोदी जी कर रहे हैं। धन्यवाद। यस मैम, शी इज बीन वेटिंग, आई विल कम बैक टू यू।
आदरणीय मित्र, मोदी जी के इशारे पर नरेंद्र तोमर जी ने यह बयान दिया है और यह एक सोची समझी साजिश है, षड्यंत्र है। इस देश के अन्नदाता किसान और खेत मजदूर के खिलाफ के 3 काले कानून जो अन्नदाता ने 380 दिन से अधिक का आंदोलन कर और 700 किसानों की शहादत देकर सरकार को किसान की ड्योढ़ी पर झुकाया था, केवल इसलिए सरकार झुकी कि उन्हें अपनी हार उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में साफ दिखाई देती थी। इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद चोर दरवाजे से यही कानून वो वापस लाएंगे। इसलिए हमने तो कल कहा कि भाजपा की हार में ही मजदूर और किसान की जीत है। ऐसा सुपड़ा साफ करिए इन 5 राज्यों में कि वो दोबारा ऐसे काले कानून लाने की हिमाकत कर ही ना सके। नीरज जी, आदरणीय मित्र, आदित्यनाथ जी का पूरा राजनीतिक कैरियर वो भगवा पहनते तो हैं, पर उन्हें भगवा के मायनों की जानकारी नहीं। भगवा बलिदान का द्योतक है। केसरिया हमारे झंडे का पहला रंग है भारत के। भगवा बलिदान है, भगवा कर्म है, भगवा अनुशासन है, भगवा कर्तव्य की अनुपालना है, भगवा सदाचार है, प्रेम भी है, भगवा धर्म की मर्यादा वह जबान की मर्यादा है। जबान लड़खड़ाने वाले व्यक्ति को शायद आप कपड़े का आवरण तो उड़ा सकते हैं, पर उनके मन में जो कुंठा धरी है वो नहीं निकाल सकते। सवाल बड़ा सीधा था प्रियंका जी का, हमने सबूत दिखाए ना। 15 मिनट और 23 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की हो गई। राम नाम पर राम मंदिर का चंदा खा लिया गया। चंदा चोरों के साथ क्या मुख्यमंत्री खड़े हैं? अगर आदित्यनाथ जी चंदा चोरों के साथ खड़े हैं तो उनकी भूमिका भी संदेह के घेरे में है। फिर ये चंदा चोरी का पैसा कहां कहां गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद।